क्या हाईलाइट कर लिए हैं? उसमें एक पॉइंट और हाईलाइट कर लो दोस्तों, जो पेरू की धारा है ना, जो पेरू का तट है दोस्तों, ये ठंडा तट है। यहाँ पे एक जलधारा बहती है पेरू की और हम्बोल्ट की। पेरू और हम्बोल्ट की जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर बहती है। लेकिन जब एल नीनो का मौसम आता है दोस्तों, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है। इसको भी आपको हाईलाइट कर लेना है, कर लीजिए, वहीं पे लिखा है ऊपर। बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिएगा। आइए लास्ट के 2 पॉइंट और मौसम के पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं भारत की मिट्टियां। दोस्तों शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है दोस्तों, मतलब जो ठंडी की जो मौसम होता है उसको मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। हाईलाइट करेगा दोस्तों, इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और इन चक्रवातों से पूर्वी तटों में दोस्तों मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचता है, मतलब वर्षा वहां पर सर्वाधिक हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों शरद ऋतु दूसरा मानसून परिवर्तन काल के नाम से भी जानते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इस ऋतु से जो ये मानसून परिवर्तन काल जो ठंडी दोस्तों महीनों में उत्पन्न होता है दोस्तों, इससे होता क्या है, बंगाल दोस्तों खाड़ी और अरब सागर दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उठते हैं। चक्रवात जानते हो ना, चक्रवात जो एक प्रकार से गोल गोल घूमते हैं, वायु दाब से जब पैदा होते हैं दोस्तों, इन मानसून की वजह दोस्तों चक्रवात होते हैं। और दोस्तों यही चक्रवात दोस्तों पूरी तट में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दोस्तों तबाही मचाते थे। सुनियो दोस्तों, चक्रवात आ गया उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में दोस्तों, ये सब क्या करते हैं दोस्तों, चक्रवात बनते हैं, उसके बाद दोस्तों वहां पर नुकसान पहुंचाते हैं वहां के क्षेत्र को। तो इसको भी आपको हाईलाइट कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोस्तों उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म चक्रवात उठते हैं और दोस्तों जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ साथ दोस्तों गुजरात के तटीय क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं। ध्यान दीजिएगा। लास्ट पॉइंट इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों प्रतिवर्ती मानसून या मानसून परिवर्तन में सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है, हाईलाइट कर लीजिएगा। दोस्तों प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा आपको ध्यान रखना तमिलनाडु में। सीधे परीक्षा में आएगा, लौटता मानसून, ठंडा मानसून, प्रत्यावर्ती मानसून, वर्षा तमिलनाडु। चलेगा, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। भारत की मिट्टियां पढ़नी है दोस्तों। मिट्टियों के अध्ययन को मृदा विज्ञान अंग्रेजी में कहते हैं पेडोलॉजी। तुमसे परीक्षा में अंग्रेजी पूछेगा कि क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी कहते हैं, आपको हाईलाइट कर लेना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, मतलब भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, हाईलाइट करिएगा। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जो मिट्टी, उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का क्षेत्र फैला हुआ है, तो आप कहोगे भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी 43% के आसपास पाई जाती है, आपको ध्यान रखना। दोस्तों ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, मतलब दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नदियों के द्वारा, जैसे गंगा के मैदान के पास, आपसे यमुना के मैदान के पास दोस्तों, मतलब नदियों के आसपास की मिट्टी का विस्तार ज्यादा है। इसमें पोटास की बहुलता होती है, मतलब पोटास अच्छी मात्रा पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो आपको ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी में पोटास तो ठीक होता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, आपको ध्यान रखना। ये भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, सबसे ज्यादा धान गेहूं इसी मिट्टी में तो होता है। तो हाईलाइट करिएगा, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना। दोस्तों मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल, 22 गलत लिखा हुआ है, हमको लगता है 43 सही कर लेना। दोस्तों भारत में लगभग 43% दोस्तों भाग पर पाई जाती है। और दोस्तों भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना, मतलब दोस्तों भारत जो उत्तरी मैदान, गंगा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश हो गया आपका, या दोस्तों उसके आसपास का जो स्थान, जो जहाँ मतलब नदियां बह रही हो उत्तर भारत में दोस्तों, वो अधिकतर जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई, आपको ध्यान रखना है। तो हाईलाइट कर लीजिएगा। तो दोस्तों तटीय मैदान, जो तटीय मैदान कुछ स्थान दोस्तों वहां पर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, एक का नाम दोस्तों बांगर होता है और एक का नाम होता है खादर। दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं और दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो आपको हाईलाइट कर, जैसे मान लो नदी आ रही, पानी लेकर सारा मिट्टी बटोर के, अब दोस्तों जब नई मिट्टी लाएगी उसे कहेंगे खादर, और जो पुरानी मिट्टी जो है जो लाई थी पहले बहुत साल पहले, उसको बांगर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। जो बांगर मिट्टी होती है उसमें फसल अच्छी नहीं पैदा होती है, लेकिन जो नई उपजाऊ खादर मिट्टी होती है उसमें हर साल फसल बहुत अच्छी पैदा होती है, आपको हाईलाइट कर लेना। चलेगा।
दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को उर्वरता की दृष्टि से काफी अच्छी माना जाता है, मतलब क्या है ना, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी यही है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं अगली मिट्टी का, इसका नाम है काली मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई मिट्टी जल को धारण करती है उसका नाम है काली मिट्टी। तो आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा जल धारण करने वाली मिट्टी है। चलेगा दोस्तों, इसका निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से, बहुत परीक्षाओं में आता है कि किन मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, काली मिट्टी का। और इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती, मतलब काफी तत्व पाए जाते हैं, आयरन भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी और दोस्तों एल्युमिनियम भी। दोस्तों इस मिट्टी का जो रंग काला क्यों होता है? टिटैनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति कारण दोस्तों इस मिट्टी का रंग काला होता है। तो आपको ध्यान रखना, टिटैनियम, फेरस, मैग्नेटाइट। दोस्तों इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता, मतलब बहुत ही उपजाऊ मिट्टी ये भी होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थ कई प्रकार से पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना, मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें कौन कौन सी फसलों को उगाया जाता है? गेहूं को, ज्वार को, बाजरा को इत्यादि को आपको ध्यान रखना, हाईलाइट कर लीजिएगा। दोस्तों भारत में जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में, उड़ीसा के दक्षिण क्षेत्र में, कर्नाटक का उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश का दक्षिण में और समुद्री क्षेत्र में, तमिलनाडु के सलेम नामक स्थान पर, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, दोस्तों त्रिवेली जिलों में, राजस्थान के बूंदी में और टोंक जिले, मतलब आसान भाषा में 4-5 याद कर लो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में दोस्तों ये पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा। लाल मिट्टी की दोस्तों, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन के जो है परिणाम तो दोस्तों रवेदार एवं कार्बनिक तैलों के विघटन के वियोजन से होता है। पूछा जाए कि लाल मिट्टी कैसे और आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो पूछा जाता है किस मिट्टी का निर्माण कायांतित तैलों के टूटने से होता है, तो लाल मिट्टी का। और इसमें सिलिका और आयरन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। लाल मिट्टी क्यों कहलाती है दोस्तों? इसमें लौ ऑक्साइड होने की वजह से दोस्तों ये मिट्टी लाल होती है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें जल मिल जाए, इस लाल मिट्टी दोस्तों अगर जल वाला क्षेत्र आ जाए तो ये पीली रंग की दिखाई देती है, आपको ध्यान रखना। मतलब जैसे मान लाल मिट्टी है लेकिन दोस्तों वहां पर जल से मिल रही है, जल वहां पर जल का स्थान बन गया तो इसका रंग पीला हो जाता है, आपको ध्यान रखना। ये अम्लीय प्रकृति की, मतलब दोस्तों कह सकते हो खट्टी मिट्टी, आपको ध्यान रखना, अम्लीय प्रकृति इसका हाईलाइट कर लीजिएगा। दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है और दोस्तों ये मिट्टी उर्वरता विहीन या बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, मतलब दोस्तों ये मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है। इसमें क्या बंजर क्षेत्र दोस्तों इस मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों मैंने कहा नहीं अम्लती है, अम्लीय मिट्टी है दोस्तों। अम्लीय मतलब क्या? वहाँ पर उपजाऊ की मात्रा बहुत कम होती है, बंजर होती है, इस बात को ध्यान देना। दोस्तों इस मिट्टी में कपास, गेहूं और दालें और दोस्तों मोटे अनाज कृषि कुछ मात्रा में की जाती है। भारत में मिट्टी आंध्र प्रदेश, दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में दोस्तों और छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र में, बंगाल के उत्तर पश्चिम में दोस्तों, हाँ इसको भी हाईलाइट करना, मेघालय के गारो खासी जनजाति के दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, इतना तो आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है, मतलब दोस्तों जो चूना होता है अगर इसको किसी मिट्टी में मिलाया जाए दोस्तों उसकी उर्वरता या उसकी उपजाऊ की मात्रा को बढ़ाया जाता है, आपको हाईलाइट कर लेना है, महत्वपूर्ण है इस बात को। चलेगा, कर लिए हैं। अंतिम मिट्टी पढ़ लेते दोस्तों, लैटेराइट। हमें 4 ही पढ़ने रहते हैं, बाकी हमको 4 नहीं पढ़ने पड़ते हैं, जो महत्वपूर्ण उनको पढ़ते हैं। लैटेराइट, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। तो याद रखना किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु पर डिपेंड करता है कि आर्द्रता गर्म है, नर्म है, तो उस आधार पर दोस्तों इस मिट्टी को दोस्तों निर्माण होता है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों लैटेराइट मिट्टी का। दोस्तों इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। तैलों के टूट फूट से निर्मित इस मिट्टी में दोस्तों गहरी लाल लैटेराइट, सफेद लैटेराइट का भूमिगत जलवायु दोस्तों लैटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों जो सैल होते हैं इनको भी दोस्तों प्रकार पत्थर ही कहा जाता है। दोस्तों उनके टूटने फूटने दोस्तों इस मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों गहरी लाल लैटेराइट में लौ ऑक्साइड तथा दोस्तों पोटास की बहुलता होती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर उसे गहरी लाल लैटेराइट में किसकी मात्रा सर्वाधिक होगी दोस्तों? लौ ऑक्साइड व पोटास की। इसकी दोस्तों उर्वरता कम होती है लेकिन निचले भाग में कुछ जहाँ पर खेती होती है, तो आपको ध्यान रखना है। मतलब दोस्तों ये मिट्टी जो है जो लाल लैटेराइट है इसकी उर्वरता कम होती है। चलेगा दोस्तों,
सफेद लेटराइट जो है उर्वरता भी सबसे कम होती है और दोस्तों केओलिन दान इसका रंग सफेद होता है। तो इसको हाईलाइट करो पूछ से कि सफेद लेटराइट मिट्टी सफेद क्यों होती है, तो आप कहोगे केओलिन दान, बस ध्यान दीजिएगा। दोस्तों भूमिगत जलवायु जो है लेटराइट की काफी उपजाऊ होती है और दोस्तों क्योंकि वर्षा काल तो लौ ऑक्साइड जल में साथ घुल जाते हैं। मुझे कौन सी सफेद लाल या भूमिगत में से कौन सी लेटराइट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, तो आप कहोगे भूमिगत वाली। ऐसा क्यों? दोस्तों जब वर्षा होती पानी जाता है जमीन के अंदर दोस्तों तो लौह ऑक्साइड मिल जाता है, तब उसको अच्छी खेती करता है। इसको भी हाईलाइट करेगा। परीक्षाओं में तुमसे इतना पूछा जाएगा कि चाय, इलायची, काजू के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, बस इतना ही तुमसे पूछेगा। आज तक ये पूछा गया लेटेराइट, हाईलाइट कर लो चलेगा। इतना आपको याद कर लेना है। कुछ पूछते हैं क्योंकि पता नहीं, गला बैठा मेरा जो है, थके बहुत दिन से, 2-3 दिन से बीच में सोच रहे हैं एक दिन का 1-2 क्लास का ब्रेक लो।